अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डाटा कम्युनिकेशन CS601 लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। आज के इस लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 15 से टॉपिक नंबर 21 तक क्लियर करेंगे। लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 4 तक ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और ये सारे लेक्चर न्यू हैंडआउट्स के हिसाब से हैं, पावर पॉइंट स्लाइड के हिसाब से हैं। तो टॉपिक बाय टॉपिक में इनके लेक्चर बना रहा हूँ। आज का लेक्चर हमारा किन चैप्टर्स में से है वो पहले आप लोगों से डिस्कस किया जाएगा। तो स्टूडेंट, आपने LMS से इस तरह से पावर पॉइंट स्लाइड डाउनलोड करनी है। तो हमारा आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 1 के लास्ट हिस्से से होगा, यानी कि हमारा जो टॉपिक नंबर 15 से टॉपिक नंबर 21 है, तो 2 टॉपिक इस चैप्टर नंबर 1 के लास्ट वाले होंगे और बाकी जो है टॉपिक हमारे यानी कि 4 टॉपिक और होंगे, वो हमारे चैप्टर नंबर 2 के स्टार्टिंग वाले हिस्से से होंगे। तो ज़रा मैं ये आपको शो करवा दूं, चैप्टर नंबर 2 का जो है स्टार्टिंग वाला हिस्सा, इसमें क्या है, इसमें प्रोटोकॉल लायरिंग वगैरह होगी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें फिर हम इसके फ़ायदे नुकसानात पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर का ओवरव्यू है कि आज हम क्या पढ़ेंगे। इसमें लॉजिकल कनेक्शन पढ़ेंगे, इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो करते हैं आज का इस लेक्चर स्टार्ट। इसमें हमारा पहला टॉपिक है द इंटरनेट। कि इंटरनेट जो है, इसमें बड़े आई से जो हम इंटरनेट लिखते हैं उसका क्या मतलब है, और जो छोटे आई से हम इंटरनेट लिखते हैं उसका क्या मतलब है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि हमने ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो CS601 की स्टार्ट की हुई हैं। अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस जो है वो ज्वाइन करना चाहता है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को डेमो क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी जो कि फ्री होंगी। देन फिर अगर आप लोगों को डेमो क्लासेस अच्छी लगती हैं तो बाद में आपका पेड बेसिस पे कोर्स स्टार्ट करवाया जाएगा। तो देखें, यहाँ से मैं रीड करता हूँ, ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं कहाँ से रीडिंग कर रहा हूँ। यहाँ से एन इंटरनेट note that lowercase I is 2 or more network that can communicate with each other। देखें, अगर आपका इंटरनेट वर्ड जो है स्मॉल आई से लिखा हुआ है तो इट्स मीन क्या है कि आपका जो है वो नेटवर्क 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है, ठीक है। अगर आपका 2 या 3 या 5-10 कंप्यूटर का नेटवर्क है तो वो किस इंटरनेट से रिलेटेड है, स्मॉल आई वाले इंटरनेट से। यहाँ पर 2 तरह का वर्ड पाया जाता है, एक बिग इंटरनेट यानी बिग आई वाला है और एक स्मॉल आई वाला जो है स्मॉल इंटरनेट, ठीक है। तो स्मॉल इंटरनेट आप लोगों को समझ आ गया है कि 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर होंगे इसमें, तो ये आपका स्मॉल इंटरनेट बनेगा, स्मॉल आई वाला। और बिग इंटरनेट यानी कि बिग आई वाला इंटरनेट, इसमें क्या होगा, ये ऊपर वाली एग्जांपल जो है ये स्मॉल इंटरनेट की है। देखें, यहाँ पे 2 कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन ये वाली एग्जांपल जो है इस तरफ वाली, ये हमारी जो है वो बिग इंटरनेट वाली है, बिग आई वाले इंटरनेट की है, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी सारे कंप्यूटर आपके कनेक्ट हैं आपस में। तो इसकी यहाँ से मैं रीडिंग करता हूँ, इसकी डेफिनेशन भी पढ़नी ज़रूरी है, डेफिनेशन देख लें। द इंटरनेट अपर केस आई एंड इट्स कंपोज ऑफ थाउजेंड ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। अब यहाँ पे आपके 1000 कंप्यूटर या 1000 नेटवर्क आपस में कनेक्ट होंगे तो वो किससे रिलेट होंगे, बिग यानी कि अपर केस वाला आई जो होता है ना आपका बिग आई वाला, उस इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे। तो आगे है इंटरनेट की हिस्ट्री। इंटरनेट की हिस्ट्री हम पढ़ेंगे। तो इसमें देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, टेलीग्राफ एंड टेलीफोन नेटवर्क थे बिफोर 1960। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1960 से पहले कौन से नेटवर्क थे, टेलीग्राफ एंड टेलीफोन नेटवर्क थे। आपसे ये MCQs पूछा जा सकता है कि 1960 से पहले कौन से नेटवर्क थे, तो आपने बताना है कि टेलीफोन नेटवर्क एंड टेलीग्राफ नेटवर्क। उसके बाद जो है आपका कौन सा नेटवर्क आया, कांस्टेंट रेट कम्युनिकेशन ओनली। उसके बाद आपका ये वाला इंटरनेट आ गया जिसमें क्या था, कम्युनिकेशन का जो रेट है वो कांस्टेंट होता था। बस यही था कि आपकी कम्युनिकेशन का जो रेट है वो कांस्टेंट होता था। इसके बाद इतनी ही तरक्की की इंटरनेट ने। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद आपका आर्फानेट जो है वो लॉन्च हुआ, जिसको पैकेट स्विचड इंटरनेट का नेम दिया गया, आर्फानेट पैकेट स्विचड नेटवर्क। अच्छा, इसके बाद भी इंटरनेट आया, वो कौन सा था, बर्थ ऑफ द इंटरनेट, TCP/IP प्रोटोकॉल। देखिए, जब इंटरनेट आ गया, आर्फानेट क्या था, आपका इंटरनेट था
तो उस इंटरनेट को चलाने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत थी। तो वो प्रोटोकॉल कौन से थे जो फर्स्ट ऑफ ऑल आए थे? वो थे टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इंटरनेट के साथ ही आपके जो है वो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल भी आए। फिर इसके बाद क्या आया, यहाँ पे मिल नेट आया, ठीक है, जिसको मिलिट्री नेट का नाम दिया गया था। तो ये मिल नेट था। यहाँ पे आप इसको ज़रा हाईलाइट करें, मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा इन तमाम नेट के बारे में आगे। तो उसके बाद आपका सी एस नेट आया। फिर थोड़ी सी तरक्की हुई तो देन फिर क्या आया, एन एस नेट आया। और आजकल जो है बहुत ज़्यादा मतलब एडवांस चल रहा है, तो वो कौन सा है? इंटरनेट, जिसका नेम क्या रखा गया? इंटरनेट। टुडे हम इसको क्या बोल रहे हैं? इंटरनेट। अगर पहले इंटरनेट नहीं था तो लोग कहते थे एन एस एफ नेट, ठीक है, फिर कहते थे सी एस नेट, फिर कहते थे मिल नेट। तो आजकल इंटरनेट कहा जा रहा है। तो अब हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि आरफा नेट कैसे वजूद में आया और क्यों इम्पोर्टेंट था। तो इसमें देखें ज़रा, यहाँ से मैं रीडिंग करूँगा, यहाँ से हाईलाइट कर देता हूँ, आप लोगों ने आगे देखते रहना है। द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। अच्छा, आरफा स्टैंड फॉर क्या है? 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो आरफा स्टैंड फॉर होता है द एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी एंड आर्म ऑफ यूएस। आर्म मीन होता है आर्मी, ठीक है। आर्मी ऑफ द यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट फंडेड द डेवलपमेंट ऑफ द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। आरफा नेट के लिए किसने फंडिंग की थी? तो यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने फंडिंग की थी आरफा नेट के लिए, ठीक है। तो इन द लेट 1960 इन नेशनल पर्पज वाज टू लिंक कंप्यूटर एट पेंटागन फंडेड रिसर्च इंस्टीट्यूशन ओवर टेलीफोन लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर टेलीफोन लाइन को मिलाने के लिए जो है वो क्या किया गया था, यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट में फंडिंग की थी। और इसके नतीजे में क्या आपका आया था? आरफा नेट वजूद में आया था, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 2 चीज़ें हैं कि आरफा स्टैंड फॉर क्या है और इसके लिए किस कंपनी ने फंडिंग की थी, किस डिपार्टमेंट ने? यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने इसके लिए फंडिंग की थी। तो बस जस्ट आप लोगों को बताना था कि ये क्या है बेसिकली आरफा नेट, ताकि आप लोगों का जो है वो इसके लिए डाउट क्लियर हो। बर्थ ऑफ द इंटरनेट टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इंटरनेट की बर्थ के साथ ही उसके कुछ प्रोटोकॉल भी थे। तो यहाँ पे बताया गया कि जनवरी 1 1983 इज़ कंसिडर्ड द ऑफिशियल बर्थडे ऑफ द इंटरनेट। ये जो है ये वक्त जो है वो ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ है इंटरनेट की, ठीक है, कंसिडर किया जाता है। तो इसमें क्या था? द वेरियस कंप्यूटर नेटवर्क डिड नॉट हैव द स्टैंडर्ड वे टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। देखिए इंटरनेट तो लॉन्च हो गया था, लेकिन कंप्यूटर्स के पास क्या था? आपस में कम्युनिकेशन करने के कोई रूल नहीं थे, कोई तरीकाकार नहीं था, ठीक है। अ न्यू कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एस्टेब्लिश्ड कॉल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो देखें फिर जो है वो कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए जिनका नेम दिया गया टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। तो यही आपके टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। आगे देखें मिल नेट क्या होता है। मिल नेट वाज द नेम गिवन टू द नेटवर्क दैट स्प्लिट ऑफ फ्रॉम आरफा नेट। अच्छा, ये नेटवर्क भी आपका आरफा नेट से ही फैला है। पहले आपका आरफा नेट जो है वो वजूद में आया, देन फिर जो है उसी नेट से आगे नेट फैलना शुरू हुआ। तो मिल नेट आपके आरफा नेट से ही यानी कि आगे स्प्लिट हुआ इन 1983 टू क्रिएट। अच्छा, ये 1983 को जो है क्रिएट हुआ इंटर नेटवर्क डिजाइन फॉर यूएस बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। मिल नेट लेटर बिकम पार्ट ऑफ द DOD डिफेंस नेटवर्क, ठीक है। पहले ये किसका हिस्सा था? यूएस डिपार्टमेंट डिफेंस का हिस्सा था आपका मिल नेट, जिसको मिलिट्री नेट के तौर पे भी जाना जाता है। बाद में ये जो है DOD डिफेंस नेटवर्क यानी कि DDN का जो है हिस्सा बन गया, ठीक है। यहाँ पर देखें इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि मिल नेट इज आल्सो नोन एज अ मिलिट्री नेट। तो मिल नेट जो है आपका आल्सो नोन एज अ मिलिट्री नेट भी था। आगे है CS नेट। फूड वॉल CS नेट सॉर्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस नेटवर्क, ठीक है। CS नेट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट वाज डेवलप्ड बाय यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन। तो 1980 में जो है वो क्या है, यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन ने CS नेट को लॉन्च किया, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा कि किसने लॉन्च किया? यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन ने आपका 1980 को जो है CS नेट जो है वो लॉन्च किया। इसको कंप्यूटर साइंस नेटवर्क भी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखें NSF नेट, ठीक है। ये क्या होता है?
द नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क वाज अ प्रोग्राम ऑफ कोऑर्डिनेटेड evolving project sponsored by the National Science Foundation from 1985 to 1995। ठीक है, तो इसमें क्या था, एडवांस रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्किंग इन द यूनाइटेड स्टेट, इसके लिए इस नेट को लॉन्च किया गया था। आपके NSF नेट को जो है वो किसने, इसका ऑब्जर्वेशन देखें पहले। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, इसको याद रखिएगा। ये क्या है, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क है। तो ये किसके लिए, यानी कि इसको रखा गया था, इसको एडवांस रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क इन USA, तो इसलिए इसको यानी कि इसकी बुनियाद रखी गई थी और इसको 1985 टू 1995 के दरमियान जो है वो फाउंड किया गया था। ठीक है, किसके थ्रू फाउंड किया गया था, नेशनल साइंस फाउंडेशन एक तंजीम थी यूनाइटेड स्टेट की, उसके थ्रू जो है आपका NSF नेट जो है वो मार्ज़ वजूद में आया था। आगे कुछ इंटरनेट स्टैंडर्ड हैं। तो इंटरनेट स्टैंडर्ड में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, दो चीज़ें होती हैं, इंटरनेट ड्राफ्ट होते हैं और रिक्वेस्ट फॉर कमेंट होती है। ये दो चीज़ें, इंटरनेट ड्राफ्ट और RFC, ये दो चीज़ें आपके इंटरनेट स्टैंडर्ड में हैं। लेकिन RFC की भी आगे कुछ चीज़ें हैं, ये टोटल ऑलमोस्ट 8 या फिर 7 हैं। ठीक है, फर्स्ट में क्या है, प्रपोज स्टैंडर्ड है, फिर ड्राफ्ट स्टैंडर्ड है, इंटरनेट स्टैंडर्ड है, हिस्ट्रिक है, एक्सपेरिमेंटल है, इंफॉर्मेशनल है। अगर इसकी डायग्राम आती है तो कुछ इस तरह से आपने बनानी है। फर्स्ट आप बनाएंगे इंटरनेट ड्राफ्ट, देन फिर प्रपोज स्टैंडर्ड, फिर आएगा आपका ड्राफ्ट स्टैंडर्ड, फिर आएगा इंटरनेट स्टैंडर्ड, फिर आएगा हिस्ट्रिक, और इस तरफ जो है आपका बाईं जानब आएगा एक्सपेरिमेंटल और दाईं जानब आएगा इंफॉर्मेशनल। तो इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने जस्ट इसमें ये याद करना है कि इंटरनेट स्टैंडर्ड कौन से हैं। पहला आपका इंटरनेट ड्राफ्ट है और सेकंड वाला आपका क्या है, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट यानी कि RFC। दो आपके इंटरनेट स्टैंडर्ड यहाँ पे बयान किए गए हैं और आगे फिर RFC की कुछ टाइप्स हैं वो यहाँ पे बयान की गई हैं, इनको भी आप लोगों ने याद रख लेना है। आगे है प्रोटोकॉल लायरिंग, ये हमारा टॉपिक जो है वो चैप्टर नंबर 2 का अब स्टार्ट हो रहा है पावर पॉइंट स्लाइड के लिहाज से। तो यहाँ पे देखें ये टॉपिक नंबर 18 से लेके 21 तक हम पढ़ेंगे अब, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर के 17 टॉपिक थे जो कि हम अब तक पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो है 18 वाला टॉपिक स्टार्ट है, चैप्टर 2 का पहला टॉपिक। ठीक है, तो देखिए इसमें प्रोटोकॉल की बात हो रही है। रूल्स दैट बोथ आर सेंडर एंड रिसीवर and all intermediate devices need for follow to be able to communicate effectively तो is called protocol। देखें ऐसे रोल जो कि सेंडर एंड रिसीवर को या फिर जितनी भी डिवाइसेस होती हैं कम्युनिकेशन की उनको फॉलो करने पड़ते हैं, वो आपके क्या होते हैं, प्रोटोकॉल लायरिंग रूल्स होते हैं। इसको प्रोटोकॉल कहा जाता है। बेसिकली ये किसकी डेफिनेशन है, प्रोटोकॉल की। प्रोटोकॉल लायरिंग हम आगे पढ़ेंगे कि लायरिंग क्या होती है। बेसिकली यहाँ पे प्रोटोकॉल यानी कि रूल्स की बात हो रही है, तो रूल्स और प्रोटोकॉल क्या होते हैं। देखें दो लोग आपस में बातचीत करेंगे तो उनके दरमियान कुछ रूल्स रखे जाएंगे, तो वो रूल्स क्या होंगे, प्रोटोकॉल होंगे। ठीक है, अच्छा इससे अगला हमारा टॉपिक है प्रोटोकॉल लायरिंग का, कि प्रोटोकॉल लायरिंग क्या होती है। सिंपल, दो तरह की प्रोटोकॉल लायरिंग होती है। ठीक है, एक होती है सिंपल कम्युनिकेशन और दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन। सिंपल कम्युनिकेशन क्या होती है, ओनली वन सिंपल प्रोटोकॉल, जिसमें जस्ट एक सिंपल प्रोटोकॉल हो, जिसमें क्या हो, एक सिंपल प्रोटोकॉल पाया जाए, वो आपकी क्या होगी, सिंपल कम्युनिकेशन। अब इसकी एग्जांपल अगले पेज पे देखें, ये नजर आ रही है आप लोगों को। यहाँ पे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो इनके दरमियान एक सिंपल प्रोटोकॉल है, और वो क्या है कि ये दोनों एक दूसरे की बात सुन सकते हैं और एक दूसरे को बात बोल सकते हैं, यानी कि ये इंफॉर्मेशन सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक प्रोटोकॉल पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये लायर 1 है और लायर 1 पे एक प्रोटोकॉल है। वो प्रोटोकॉल ये है कि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ये बात कर सकते हैं और एक दूसरे की बात सुन भी सकते हैं, और ये दोनों किसके जरिए कनेक्टेड हैं, बाय एयर ये कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन में देखें, वो तो सिंपल कम्युनिकेशन थी ना, अब कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन देखें, वी नीड प्रोटोकॉल एट ईच लायर। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ लायर्स पाई जाती हैं
टॉकिंग के दरमियान, कम्युनिकेशन के दरमियान, तो हर लायर पर आपके जो है प्रोटोकॉल उनकी ज़रूरत होती है। ठीक है, इसको आप प्रोटोकॉल लायरिंग का नेम दे सकते हैं कि ये हमारी जो है प्रोटोकॉल लायरिंग है। पहले हमने जो पढ़ी थी वो सिंपल कम्युनिकेशन थी, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, बेसिकली हम पढ़ रहे हैं प्रोटोकॉल लायरिंग, लेकिन इसको कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, जब भी प्रोटोकॉल लायरिंग की डेफिनेशन आए तो आपने ये वाली डेफिनेशन लिख के आनी है कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन की। यही आपकी बेसिकली प्रोटोकॉल लायरिंग की डेफिनेशन है कि वी नीड अ प्रोटोकॉल एट ईच लायर। ठीक है, ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें हमें हर लायर पर प्रोटोकॉल की जरूरत हो, तो वो कौन सी लायरिंग होती है, प्रोटोकॉल लायरिंग, या फिर इसको कह लें कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन होती है। यहाँ पे नीचे एग्जांपल देखें तो लायर 1 पे क्या है, मेल सेंड की जा रही है, तो यहाँ पर एक प्रोटोकॉल है कि आपकी मेल सेंड भी हो सकती है, रिसीव भी हो सकती है। फिर लायर 2 पे आ जाएं तो यहाँ पर जो है वो बंदा क्या है, टैक्स सेंड कर रहा है, जिसको आप कह रहे हैं कि चीपर टैक्स है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने टैक्स की बात की हुई है, तो ये थोड़ा सा ऐसा टैक्स है जिसमें जो है वो यानी कि हिडन बातें रखी गई हैं, हिडन चीजें हैं। ठीक है, लिखा हुआ टैक्स है, तो ये इसका प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो ऊपर वाला हमारा लायर 3 पे देखें तो यहाँ पर भी टैक्स की बात हो रही है। ये प्लेन टैक्स है जिसमें क्या है, सुना भी जा सकता है, बोला भी जा सकता है। देखें, ये बंदा भी इसको टैक्स कर सकता है प्लेन टैक्स, और ये वाला बंदा भी इसको प्लेन टैक्स कर सकता है। ठीक है, तो ये आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इन तीनों ये तीनों क्या हैं, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। ये बंदा अगर इसको मेल करेगा तो इसका आइडेंटिफिकेशन होगी, इसका कोई मेल होगा जिससे इसको पता चल जाएगा कि फलां बंदे की मेल है। और यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर अगर ये टैक्स भेजता है इस बंदे को, तो तब भी यहाँ पे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होगा, इस बंदे को, इस बंदे की शिनाख्त हो जाएगी कि ये टैक्स इस बंदे ने भेजा है, ये एक रूल है। फिर ऊपर अगर प्लेन टैक्स भेजा जाएगा तो वहां पर भी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होगा। अगर ये बंदा इस बंदे को लेटर भेजता है तो लेटर पे अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा, देन फिर लेटर भेजेगा, ये एक रूल है। और यहाँ पर भी अगर ये बंदा इसको भेजता है इंफॉर्मेशन तो ये भी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होगा, क्योंकि अगर ये इसको डाटा को रीड करेगा तो उसे कंप्लीट नेम मिलेगा उसका। ठीक है, यानी कि ये एक रूल है। तो बेसिकली जो आपकी एक से ज्यादा लायरिंग पे कम्युनिकेशन हो रही है वो क्या है, वो आपकी प्रोटोकॉल लायरिंग है और कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन है। अच्छा, देखें प्रोटोकॉल लायरिंग के कुछ फायदे और नुकसानात होते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले इसके फायदे की बात की गई है, तो मोडालिटी इसकी जो है एक इसका फायदा है। फिर इसका दूसरा फायदा क्या है, सेपरेशन इसका दूसरा फायदा है। और तीसरा क्या है, रिड्यूस कम्प्लिसिटी एंड कॉस्ट। ठीक है, ये क्या करता है, कम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट को कम कर देता है आपका ये प्रोटोकॉल लायरिंग जो होता है। देखें किस तरह से, अगर आप किसी बंदे को बजाय किसी सिटी में जाके कोई बात कहें, उसमें क्या है, कॉस्ट आती है ना, तो उसमें मुश्किल भी होती है, कम्प्लिसिटी भी आती है, पेचीदगी भी आती है। लेकिन अगर आप उसको मेल कर दें तो फिर आपके लिए वो काम जो है वो आसान रह जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि ये कॉस्ट को कम कर देता है और पेचीदगी को भी कम कर देता है। यहाँ पर वो कह रहे हैं सेपरेशन ऑफ सर्विसेज, यहाँ पे मुख्तलिफ तरह की सर्विसेज होती हैं। जैसा कि आउट ऑफ सिटी बंदा बैठा है तो उससे बात करने के लिए आप मेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसके लिए लेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको इंटरनेट के जरिए फेसबुक या व्हाट्सएप पे बातचीत कर सकते हैं। प्रोटोकॉल लायरिंग ये है। ठीक है, तो प्रोटोकॉल लायरिंग बेसिकली ऐसी बातचीत होती है जिसमें बजाते खुद बंदा अगले बंदे से कनेक्ट नहीं होता, बल्कि उसके दरमियान कम्युनिकेशन पाथ पाए जाते हैं जिनके जरिए वो कम्युनिकेट कर रहा होता है, वो मुख्तलिफ तरह के होते हैं। और इसका एक नुकसान है, नुकसान क्या है, नॉन रैली। देखें, जब बंदा आमने सामने नहीं बैठा तो रैली कम्युनिकेशन तो नहीं होगी, रियल वाली तो नहीं लगेगी। रियल वाली कम्युनिकेशन तो सिंपल कम्युनिकेशन में होती है, जब दो बंदे आपस में आमने सामने बैठ के बात कर रहे होते हैं। तो ये एक इसका डिसएडवांटेजेस है कि प्रोटोकॉल लायरिंग में रियलिटी नहीं पाई जाती, यानी कि आमने सामने बैठ के बंदा बातचीत नहीं कर रहा होता, बल्कि वो क्या कर रहा होता है, कम्युनिकेशन पाथ यूज कर रहा होता है। आगे है प्रोटोकॉल लायरिंग प्रिंसिपल। प्रोटोकॉल लायरिंग के प्रिंसिपल हैं, दो प्रिंसिपल हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल देखें, टू प्रिंसिपल में है बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। ये प्रोटोकॉल लायरिंग की बात हो रही है, इसको याद रखिएगा कि हमने दो टॉपिक पढ़े हैं, सिंपल कम्युनिकेशन जिसकी हमने जस्ट डेफिनेशन पढ़ी और एग्जांपल देखी, उसके बाद हमारा असल टॉपिक स्टार्ट हुआ प्रोटोकॉल लायरिंग का। ठीक है, प्रोटोकॉल लायरिंग जिसमें हमने
पाथ यूज किए कम्युनिकेशन करने के लिए। वो पाथ क्या थे, लेटर था, मेल था, और फिर क्या था, कोई और पाथ भी आप यूज कर सकते हैं जैसा कि प्लेन टेक्स्ट वगैरह। तो अब इसके दो प्रिंसिपल हैं, उनको जरिए पढ़ें। तो फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल है, ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ मैं कहाँ से रीडिंग कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। यहाँ से रीडिंग कर रहा हूँ कि बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, बाई डायरेक्शनल मतलब होता है कि दोनों तरफ से जो है इंफॉर्मेशन सेंड भी की जा सकती हैं, रिसीव भी की जा सकती हैं। यूनिडायरेक्शनल होता है वन साइडेड, जबकि बाई डायरेक्शनल होता है टू साइडेड। देखें, एक बंदा लेटर भेज रहा है तो आगे से दूसरा बंदा भी लेटर भेज सकता है। ये क्या है, प्रिंसिपल है, रूल है। एक बंदा मैसेज करता है तो आगे से दूसरा बंदा भी मैसेज कर सकता है। एक बंदा मेल कर रहा है तो उसी टाइम पे दूसरा बंदा भी मेल सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है। ये क्या है, बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होती है। आगे देखें, ईच लायर परफॉर्म टू अपोजिट टास्क इन ईच डायरेक्शन। तो ये बिल्कुल ठीक है, आपकी एक लायर है, उसमें क्या है, दो लोग आपस में कनेक्टेड हैं और वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं। तो वो अपोजिट टास्क भी ईच डायरेक्शन यानी कि परफॉर्म कर सकते हैं। अपोजिट टास्क मतलब एक बंदा मेल रिसीव कर रहा है तो दूसरा बंदा सेंड कर सकता है। दूसरा बंदा सेंड कर रहा है तो पहले वाला उसकी मेल को रिसीव कर सकता है। या फिर एट अ टाइम दोनों लोग मेल सेंड भी कर सकते हैं, एट अ टाइम दोनों लोग मेल रिसीव भी कर सकते हैं। ये एक प्रिंसिपल है आपका, यानी कि रूल है इसका, प्रोटोकॉल लायरिंग का। अब थर्ड वाला देखें तो इसमें क्या है, टू ऑब्जेक्ट्स अंडर ईच लायर एट बोथ साइड शुड बी आइडेंटिकल। तो मैंने पहले ही आपको एग्जांपल में समझाया था कि जब दो लोग आपस में बातचीत कर रहे होंगे प्रोटोकॉल लायरिंग के थ्रू, तो उसका एक रूल है कि वो दोनों क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। उनके दरमियान जो भी बातचीत हो रही होगी, देखिए मैं किसी को मेल कर रहा हूँ और वो मुझे मेल कर रहा है, तो मेरी और उसकी आइडेंटिकल क्या है, मेल। अब बेसिकली मेरी और उसकी शिनाख्त है कि मेरी मेल से उसे पता चल रहा है कि ये फलां बंदे की ईमेल एड्रेस है, तो मैं उस बंदे से बात कर रहा हूँ। इसी तरह से मुझे भी पता चल रहा है कि जो मैं मेल जिस ईमेल पे मैं मेल भेज रहा हूँ, ये मेल फलां बंदे की है, मैं उससे बात कर रहा हूँ। तो वो अगर लेटर की बात की जाए तो लेटर पे मैं नेम लिखूंगा, एड्रेस लिखूंगा जिसको लेटर भेजूंगा, तो जिससे मुझे पता चल जाएगा कि ये लेटर जो है मेरा फलां बंदे के लिए है। इसी तरह अगर मुझे लेटर रिसीव होता है तो वो बंदा भी अपना नेम और एड्रेस लिख के भेजेगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि फलां बंदे ने लेटर सेंड किया है। तो प्रोटोकॉल लायरिंग में आइडेंटिकल यानी कि शनाख्त लाजमी होती है दोनों साइड से। आगे देखें तो इसमें लॉजिकल कनेक्शन पाया जाता है प्रोटोकॉल लायरिंग में। तो इसमें देखें लॉजिकल कनेक्शन बेसिकली क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बयान की गई है। यहाँ से हम रीड कर रहे हैं डेफिनेशन के रिलेटेड। इमेजिनरी कनेक्शन बिटवीन ईच लायर। इमेजिनरी क्या होता है, ख्याली कनेक्शन पाया जाता है हर लायर के दरमियान। ख्याली कनेक्शन क्या होता है, बेसिकली ख्याली कनेक्शन ये होता है कि दो बंदे आपस में बातचीत कर रहे हैं, हो सकता है कि उनकी जो है बातचीत आपस में मैच कर रही हो। एक बंदा एक टाइम पे सलाम भेज रहा है तो दूसरा बंदा भी सेकंड तरफ से उसी टाइम पे ख्याली तौर पे सलाम भेज सकता है। मतलब उनके ख्याली कनेक्शन यानी कि इमेजिनरी और कुव्वत जो है वो आपस में मैच कर सकती है, लॉजिकल कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है। वो कह रहे हैं कि अगर कोई बंदा प्लेन टेक्स्ट कर रहा है तो उसमें भी लॉजिकल कनेक्शन पाया जा सकता है। देखें, ये बंदा एट अ टाइम कुछ चीजें सेम लिख सकता है जो ये बंदा लिख रहा है। इस तरह वो कह रहे हैं कि अगर आप चीपर टेक्स्ट की बात करें तो इसमें भी लॉजिकल कनेक्शन पाया जा सकता है। एट अ टाइम ये बंदा वही चीज लिख सकता है और वही चीज ये वाला बंदा भी लिख सकता है। फिर आगे बात मेल की, तो मेल में भी जो है वो लॉजिकल कनेक्शन पाया जाता है। अगर ये बंदा मेल सेंड या रिसीव कर रहा है तो ये भी एट अ टाइम वही चीजें लिख सकता है ख्याली तौर पे जो लायर वन वाला ये बंदा लिख रहा है। ठीक है, तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि लॉजिकल कनेक्शन इस कम्युनिकेशन में प्रोटोकॉल लायरिंग में पाया जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि जो बंदे ने इसने चीज लिख दी वो ये नहीं लिख सकता, या फिर जो इस बंदे ने जो चीज लिख दी वो ये नहीं लिख सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे लॉजिकल कनेक्शन पाया जा सकता है कि इसको इमेजिनरी यानी कि ख्याली कनेक्शन कहते हैं। एट अ टाइम वही बंदा ये वही चीज लिख सकता है जो कि दूसरा बंदा लिख रहा है। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 5, टॉपिक नंबर 15 से 21। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे अच्छा सा कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
तो लास्ट में आप लोगों को एक बात बताता चलूं कि हमने CS601 की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं। अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता करके ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकता है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।